हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में तथा अन्य तथ्यों के बारे में जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और हमारे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैव विविधता संधि, जो कि 1992 में हुई थी। 1992 में रियो डी जेनेरो में संपन्न अर्थ सम्मेलन मतलब पृथ्वी सम्मेलन के दौरान 171 देशों ने जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किए, जिनमें भारत भी सम्मिलित था। यह संधि 29 दिसंबर 1993 को प्रभावी हो गई। इस संधि की जो है कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जब भी देखिए ऐसा है, जब भी कोई प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है, जब भी कोई समझौता किया जाता है, जब भी कोई संधि की जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारे देश उस संधि के लिए पहुँचते हैं वहाँ पर। और जब उसमें से कुछ निर्णय लिए जाते हैं तो उन निर्णयों को सभी देशों को अपने देश में अप्लाई करना होता है, उन देशों को फॉलो करना होता है। चाहे जो है पर्यावरण से संबंधित हो, पर्यावरण में अलग अलग तरीके के पर्यावरण से संबंधित तथ्य आ जाते हैं, जैसे कि समुद्र से संबंधित आ जाता है, जलवायु परिवर्तन संबंधित आ जाता है, पृथ्वी से संबंधित आ जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैव विविधता से। तो यहाँ पर जैव विविधता के संबंध में एक संधि हुई 1992 में, जिसमें 171 देशों ने सहभागिता की। और यह जो संधि थी, इसके जो परिणाम थे, ये जो है 29 दिसंबर 1993 को प्रभावी कर दी गई। और इसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। वो किस प्रकार है? सबसे पहला लक्ष्य बताया गया कि जैव विविधता का संरक्षण करना होगा सभी देशों को, संगठकों का सतत उपयोग करना होगा, जेनेटिक संसाधनों के उपयोग के लाभ का समान वितरण करना होगा। ये 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे इस संधि के दौरान। विश्व संरक्षण कार्यक्रम योजना में जैव विविधता संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए। पहला क्या बताया कि संकटापन्न जो प्रजातियां हैं कि संरक्षण हेतु प्रयास करना चाहिए। जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनके लिए उनके संरक्षण हेतु प्रयास किए जाना चाहिए। मान लीजिए पांडा है, पांडा भी संकटापन्न प्रजाति है, क्योंकि बहुत ही कम जगहों पर यह पाया जाता है। और इसी तरीके से मान लीजिए कोई पौधे की प्रजाति हो जाती है। वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर गौरैया है, ये जो है संकटापन्न प्रजाति के रूप में अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर, या फिर वेल डेवलप्ड कह सकते हो कि सिटीज़ हैं जहाँ पर जो है गौरैया नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वो अपने जो है अंडे नहीं दे पाएगी, वहाँ अपने घोंसले नहीं बना पाएगी। तो ऐसी ही स्थिति में क्या होता है कि ये प्रजातियां जो है संकटापन्न हो जाती है। बहुत सारे राज्य इन सभी पशु पक्षियों के लिए, जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए इस तरीके का संरक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे कि ये संकटापन्न स्थितियों में ना पहुंच जाए, और जो संकटापन्न है उनके संरक्षण पर काम किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रजातियों के लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाओं और उनका प्रबंधन करना, जो कि मैंने अभी उसका एग्जांपल दिया। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवासों को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अन्य जो वन्य जीव हैं और उनके पौधों का व्यापार को नियमानुसार करना। जो वन्य जीव और पेड़ पौधों का जो व्यापार होता है वो नियमानुसार होना चाहिए। आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज चैनल्स में कि समय समय पर पता चलता है कि टाइगर रिजर्व जो चलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उनकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही थी। जो इनका व्यापार करते हैं वो लोगों को मार के उनकी खाल उतार लेते हैं, हाथियों को मार देते हैं, उनकी खाल उतार लेते हैं, उनके अंगों को बेच देते हैं। ये जो तस्कर होते हैं उन पर, उनकी जो तस्करी हो रही है उन पर रोक लगाना और उनके व्यापार को नियमानुसार चलाना। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने व संरक्षित करने का विस्तार हेतु वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया, जिसके द्वारा नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिजर्व हैं जो कि विशेष जीव के लिए, पेड़ पौधों के लिए या किसी जंतु के लिए बनाए गए। टाइगर रिजर्व है, क्रोकोडाइल रिजर्व है। इसी तरीके से कुछ प्रजातियों के लिए बना दिए गए, कुछ टाइगर रिजर्व के लिए उनका टास्क रखा गया कि कितने समय के बाद इन टाइगर्स को हम जो है
संख्या कितनी कर लेंगे, क्योंकि अगर उनको हम बचा के रखते हैं, उनकी तस्करी होने से बचा लेंगे, तो संख्या निश्चित तौर पे हर जगह बढ़ जाएगी। जैव विविधता के लिए प्रत्येक जीव की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कोई भी एक प्रजाति संकटापन्न स्थिति में पहुंच जाती है तो पूरा साइकिल बिगड़ जाता है, इसलिए सभी प्रजातियों को संरक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे नागोया प्रोटोकॉल की। तो नागोया प्रोटोकॉल 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 2010 में 10वां कॉप सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु जापान में आयोजित की गई थी, उसमें नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया। नागोया उपसंधि जैव विविधता संधि की पूरक है, जिसके तहत जो है जेनेटिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों को उचित और समान वितरण हेतु प्रयास किया गया, जिसके कारण इसे एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग एबीएस समझौता भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि नागोया प्रोटोकॉल को किस नाम से और जाना जाता है, कि अतिरिक्त किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसको कह सकते हैं एबीएस, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग समझौता। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? जो जेनेटिक संसाधन है उनका समान रूप से उपयोग होना। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसे जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल भी कहते हैं। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे 2000 में लाया गया था। जो सन 2000 में इसको लाया गया, उसे जो है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था? आधुनिक जैव तकनीक से जैविक संसाधनों की सुरक्षा करना। जो जैव तकनीक है, जो तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, उनको जैविक संरक्षा, जो जैविक संसाधन है उनको जो है उसको सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक था। किस? कार्टाजोना प्रोटोकॉल के तहत। यह प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2004 को से लागू किया गया। ये लागू आया कब था? 2000 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 2004 में। भारत ने 17 जनवरी 2003 को इस कार्टाजोना प्रोटोकॉल में अपने हस्ताक्षर किए और यह सम्मिलित हो गया। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब ये प्रोटोकॉल हुआ तब उस समय कुछ देश सम्मिलित हुए, फिर बाद में क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है और समय समय पे बहुत सारी संधियाँ होती रहती हैं, बहुत सारे समझौते होते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उस समय ना बुलाया गया हो, या फिर वो ऐसी स्थिति उस समय ना रही हो कि उस समय कार्टाजोना प्रोटोकॉल में यह हमारा देश सम्मिलित हो पाया हो। तो बाद में 17 जनवरी 2003 को हमारा देश सम्मिलित हुआ और वहाँ उस समझौते पर हस्ताक्षर किए, और उसके जो उद्देश्य थे उसमें प्रथम उद्देश्य था आधुनिक जैव तकनीक से जैविक संसाधनों की सुरक्षा करना। इस हेतु उसने अपनी सहमति व्यक्त की और उसमें समझौते में शामिल हुआ। अब हम बात करेंगे आईपी लक्ष्य के बारे में। आईपी लक्ष्य क्या होता है? नागोया प्रोटोकॉल के परिणाम स्वरूप आईपी लक्ष्य नामक एक रणनीतिक योजना अपनाई गई। इसके तहत जैव विविधता और संरक्षण के लिए दीर्घकालिक व मध्यकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। 2050 तक के लिए दीर्घकालिक और 2020 तक के लिए मध्यावधिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसी को आईपी लक्ष्य कहा जाता है कि 2050 तक हम जो है पूरा जितने भी जो नागोया प्रोटोकॉल में सम्मिलित होने वाले देश हैं वो अपने जैव विविधता के संरक्षण के लिए कितना कार्य करेंगे, और 2020 तक की जो मध्यावधि काल था इस तक क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जैव विविधता के संरक्षण के लिए, वे जो है आईपी लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व प्रकृति निधि के बारे में। ये विश्व प्रकृति निधि क्या है? इसकी स्थापना 1961 में की गई थी तथा इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी एजेंसियां बनाई जाती हैं उनका उद्देश्य तो होता ही है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण और उनको जो है संवर्धन के लिए कुछ संगठन बनाए जाते हैं। तो ये जो संगठन बनाया गया था वो ये जो है ग्लैंड में बनाया गया था, स्विट्जरलैंड में था,
इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में जितने भी इस तरीके की जो प्रजातियां हैं, जो उनकी कह सकते हो कि उसको जीवों के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संरक्षण प्रदान करना। अगर मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में कभी इस तरीके की तस्करी का मामला आता है, तो ऐसे ही संगठन सामने आकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं, उन पर नियमों का पालन और लागू करवाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं साइट्स के बारे में। साइट्स क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। यह विश्व में होने वाले जीवों तथा उनके अंगों के व्यापार पर नजर रखता है और यह जो 2006 में लागू किया गया था। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जो विदेशी तस्कर होते हैं वो क्या करते हैं, जीव जंतुओं की तस्करी करते हैं, उनके अंगों की, उनके खालों की, उनके दांतों की। तो यहाँ पर साइट्स अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका उसकी होती है वो अदा करती है। अगर किसी देश का कोई भी व्यापारी किसी दूसरे देश में तस्करी करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई के तहत उस पर जो है कार्रवाई की जाती है और जो भी दंडात्मक कार्रवाई उस समय निश्चित की जाती है किसी विशेष जीव जंतु को लेकर, वो सारे नियम उस पर लागू किए जाते हैं। टैफी की अगर हम बात करते हैं, यह एक ऐसा संगठन है जो वनस्पतियों और जीवों के वाणिज्यिक खरीद फरोख्त के अभिलेखों का विश्लेषण करता है। जो वनस्पतियां हैं समय समय पे और जो जीव हैं उनका लेखा जोखी की व्यवस्था करना या उसको जो है देखना, उसको परखना और समय समय पर उन अभिलेखों का विश्लेषण करने का कार्य होता है टैफिक का। जैसे कि मान लीजिए चीतों की विश्व में जनसंख्या कितनी है, क्रोकोडाइल की जनसंख्या कितनी है, तो हर जगह से डेटा लेके जो भी इस तरीके का जो विश्व स्तर का डेटा जो निकल के आता है वो ऐसी संस्थाओं के द्वारा निकल के आता है। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन। 21 से 24 नवंबर 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन हुआ। इसका लक्ष्य था 2022 तक जो बाघों की संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर देना। जो वर्तमान समय में विभिन्न देशों में है उनकी संख्या दोगुनी करना। कैसे होगी? उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। संरक्षण प्रदान करने का मतलब ये नहीं कि अपने घर में रख लिया जाए। संरक्षण प्रदान करने का मतलब है कि उनको जो है उनकी तस्करी ना होने दी जाए। उनको जो तस्कर होते हैं वो उनको छुप के मार देते हैं, उनको मारे ना, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए जिससे कि वो शहर की तरफ ना भागें और उनको विशेष जो क्षेत्र है उस पर किसी और का कब्जा ना होने दें। ये सारी कार्य इन सम्मेलनों के उद्देश्य में सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे रियो सम्मेलन की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास के द्वारा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 3 जून से 14 जून 1992 तक एक सम्मेलन आयोजित किया गया जो रियो सम्मेलन के नाम से जाना गया। इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है क्योंकि समय समय पे जो अन्य नामों से नाम जाना जाता है वो रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है या अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में लगभग 178 देशों ने भाग लिया। दिसंबर 1992 में स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौतों के कार्यान्वयन पर निगरानी और रिपोर्ट करते हुए UNCED मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास परिषद के प्रभावी और अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी विकास आयोग कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD स्थायी विकास आयोग की जो है यहाँ पर एक स्थापना की गई, एक बनाया गया और उसके कुछ अपने मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? सम्मेलन के दौरान इस समझौते को हस्ताक्षर किए गए इनमें से कुछ नियमानुसार जो है उनको कुछ बातें बताई गई कि जो है किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जो इन देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था जब भी कोई समझौता किया जाता है, जब भी कोई सम्मेलन किया जाता है, जब भी कोई प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।
तो यहाँ पर बताया गया कि जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन होना चाहिए। इसमें जो है इसने ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के लिए अनेक उपाय सुझाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात आती है दूसरे नंबर पर जैविक विविधता पर कन्वेंशन। यह प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के माध्यम से पृथ्वी की जैविक विविधता को संरक्षित करने का उद्देश्य को आगे रखना और उसके प्रस्तावों को बताना है इसका काम। क्योंकि ये जो रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य था अपनी पृथ्वी के संरक्षण, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो क्यों हो रही है, साथ ही साथ पृथ्वी और पारिस्थितिक तंत्र को बचाए रखना, उसको संरक्षण प्रदान करना, जैविक विविधता से संबंधित सारे कार्य इससे में जो है सम्मिलित किए गए थे। क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग लगातार होती रहेगी तो हमारी पृथ्वी सुरक्षित नहीं होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसें हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं, अगर वो लगातार उनका जो है उनकी जो मात्रा बढ़ती रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग से जो तटीय क्षेत्र है वो डूब जाएंगे और आने वाले समय में जल का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश हैं जहाँ पर बर्फ़ लगातार जमी रहती है, हिमनद हैं वो जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, उनका स्तर कम हो जाएगा, वहाँ की प्रजातियाँ भी संकट में आ जाएंगी। साथ ही साथ जो जहाँ पर तटीय जो क्षेत्र है वहाँ का जल स्तर बढ़ जाएगा। इससे कह सकते हो कि पर्यावरण में उथल पुथल हो जाएगी, और जब ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो ज़्यादा अपना उनका उत्सर्जन होने लग जाएगा तो निश्चित तौर पे हमारी जो ओजोन लेयर है उसको भी खतरा होगा। जब उसको खतरा होगा तो उसका टेम्परेचर, जो ओजोन जो वहाँ से जो प्रोटेक्शन हमें देती है, किसकी, यूवी प्रोटेक्शन देती है हमें, जो अल्ट्रावायलेट जो रेज का हमें प्रोटेक्शन मिलता है ओजोन से, वो नहीं मिलेगा तो लोगों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होने लग जाएंगी, और साथ ही साथ जो पृथ्वी का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ने लग जाएगा। तो एक ही चीज़ से हर जगह जुड़ी हुई है, इसलिए हर चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जिस क्राइसिस से हम इस दौरान गुजर रहे हैं, कोरोना क्राइसिस से, इस कोरोना क्राइसिस ने भले ही हर जगह का चक्का जाम कर रखा हो, लेकिन इसने एक पॉजिटिव तरीके से अगर देखा जाए तो इसने जो है बहुत बड़ा पृथ्वी को, इस पर्यावरण को, इस संसार को राहत प्रदान की है। वो सांस ले पा रही है खुल के। अगर महसूस करोगे कि हम जो है एक छोटी सी चीज़ के लिए प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग ना करके हम उन वैज्ञानिक चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं जो संरक्षण को, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए बहुत, हम तो तब भी ठीक हैं, हम इंडियंस, लेकिन अगर बात करें जो विकसित देशों की तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो इन गैसों का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। लेकिन तब भी अगर हम बात करते हैं अपने देश में भी, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, जो खुली हवा में सांस नहीं ले सकते वहाँ के लोग, लेकिन अब वो ले पा रहे हैं। वहाँ के बच्चों ने कभी तारे टिमटिमाते हुए नहीं देखे थे। वहाँ के बच्चों ने अभी हाल ही में एक जालंधर शहर की घटना है जहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है एक पहाड़ दिखता है, वो नहीं नज़र आता था, पर इन 20-25 दिनों के अंतराल में पहाड़ साफ नज़र आने लगा। तो इसका मतलब है कि हमारा पर्यावरण अपने आप को स्वच्छ कर पा रहा है। तो ये सभी चीज़ें समय समय पर होनी चाहिए थी, जिनके लिए करोड़ों और अरबों रुपए खर्च कर दिया गया हो, लेकिन अब वह जो है खुद ही अपने आप को रिकवर कर रहा है। उनके ऊपर जो घाव दिए गए थे हम लोगों के द्वारा, वो खुद ही उसके लिए कोरोना क्राइसिस का मरहम देके वो अपने आप को रीफिल कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे एजेंडा 21 की। यह एक एक्शन प्लान था जिसका उद्देश्य सतत विकास की शुरुआत करना, जिससे यह आशा बनती है कि यह आगामी दशकों में संसार भर में सरकारी नीतियों का मार्गदर्शन करेगा। द रियो डिक्लेरेशन, इसमें 27 सिद्धांत जो है शामिल किए गए थे, जिनके बारे में माना जाता था कि यह विकास और पर्यावरण पर कार्यवाही को निर्देशित करने में मदद करेगा।
अब हम बात करते हैं वन सिद्धांत के बारे में, फॉरेस्ट प्रिंसिपल के बारे में। तो है स्थायी वन प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों की वकालत करते हुए राज्यों के अपने स्वयं के वन संसाधन का दोहन करने के अधिकार पर जोर देता है। ये जो सम्मेलन किया गया था पृथ्वी के संरक्षण के लिए किया गया था। पृथ्वी में क्या क्या आता है, जैव विविधता भी आती है, और यहाँ के जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करना, उसके लिए नियम कानून बनाना, अनेक उपाय सुझाना, ये सभी जो है इन सभी इसमें सम्मिलित किए गए थे। अब अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल की, तो यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये जो है किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के कारकों पर नियंत्रण कर विश्व के पर्यावरण में गुणात्मक सुधार लाना था। देखिए, जितने भी कन्वेंशन किए गए हों, चाहे जितने भी प्रोटोकॉल किए गए हों, वो उनका उद्देश्य यही था कि पर्यावरण को सुरक्षित करना। जो CFC गैस है या फिर जो ऐसी गैस हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनका कम से कम उत्सर्जन हो, जिससे कि हमारा पर्यावरण पिछले कुछ दशकों के पहले को कवर कर सके, इनके लिए बनाए गए थे। जब इंसान नहीं मानता तो प्रकृति खुद उसका परिणाम उसको भुगतने के लिए तैयार कर देती है। आज हम जिस घटना से गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये प्रकृति का ही परिणाम है। इसकी बैठक 11 दिसंबर 1997 में हुई थी। क्योटो समझौते में ग्रीन हाउस गैसों के विस्तार में यूरोपीय संघों ने 8%, अमेरिका ने 7%, जापान ने 6%, कनाडा ने 3% कटौती करने पर सहमति जताई। ये जो समझौता हुआ था, जो विकसित देश हैं वो अपने लिए स्वयं निर्धारित करें कि आने वाले समय में एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स की गई थी, उस टाइम ड्यूरेशन में कितनी % जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कम करेंगे। उन्होंने पहले से निर्धारित किया कि यूरोपीय जो देश होंगे वो जो है 8%, अमेरिका 7%, जापान 6%, कनाडा 3% अपनी कटौती करेंगे। इस्कोस की स्थापना का प्रस्ताव ब्राज़ील ने दिया था। क्योटो प्रोटोकॉल एक कानूनी और बाध्यकारी संधि है, मतलब ये सभी को मानना पड़ेगा। अगर जो नहीं मानेगा उसे कानूनी तौर पर उस पर जुर्माने लगाए जाएंगे और साथ ही साथ बहुत सारी बाध्यताएं उस पर थोपी जाएंगी। इस संधि में सम्मिलित सभी 38 देश जो कि विकसित देश थे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाना। मतलब जो सम्मेलन कब किया जा रहा है, देखिए सम्मेलन हम कर रहे हैं 1997 में और हम इसको ले जाना चाह रहे हैं 1990 में। क्यों? क्योंकि 1990 में प्रदूषण कम था और 7 सालों में हमने प्रदूषण बढ़ा लिया, तो लेवल उतना हो जाए जो हमें 1990 में जितना पहले था। 7 साल के पहले तक अगर हम उसको लेके आ जाएंगे तो कंट्रोल कंडीशन में आ जाएगा, ऐसी इनकी व्यवस्था थी। और ये 1990 का जो स्तर है वो कब तक लाना था? सन 2012 तक। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं वैसे हम आपको बता चुके हैं, लेकिन तब भी एक बार देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, सल्फर क्लोराइड हो जाता है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन हो जाता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसे जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपके AC से निकलता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि हम नॉर्मली कह सकते हो कि सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी ये गैसें निकलती हैं, इसलिए ध्यान देना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा कह सकते हो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ना जो प्रोडक्ट, उनमें इस तरीके की गैसें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे कि आप देख लीजिए डीओ जो होता है उसमें भी इस तरीके की गैसें सम्मिलित होती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं या सुख सुविधाओं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें कि उनको हम कम से कम इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करते समय 2 प्रकार की शर्तें रखी गई। पहली,
सम्मेलन में सम्मिलित सभी 55 देश, जिनमें 38 विकसित देश भी हैं, के द्वारा पुष्टि होनी चाहिए एवं इन देशों का उत्सर्जन स्तर कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का 55% हो। यह शर्त 2004 में पूरी हो गई थी, क्योंकि ये जो सम्मेलन किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, वो 11 दिसंबर 1997 में किया गया था, और इनका मानना था कि 38 देशों ने 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2012 तक 5.5% की, मतलब 5.2% की इनको कटौती करनी थी। और साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि हम जो है कम से कम ग्रीन हाउस गैसों का 55% जो कटौती कर देंगे। और ये जो शर्त थी उन्होंने 2004 में पूरी कर ली थी। नेक्स्ट 2001 में अमेरिका ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। भाई जब कोई देश प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, उसका विकास बाधित हो रहा होता है, तो वो क्या करता है, उससे भागने की कोशिश करता है। या कुछ देश ऐसे होते हैं जो विकसित देश हैं, पर उन्होंने उसमें वो ऐसे संधियों में सम्मिलित नहीं हुए। अब जो देश सम्मिलित हो गया उसका विकास भी बाधित हो रहा है, दूसरा देश आराम से मौज मस्ती मार रहा है। और क्यों मार रहा है? क्योंकि वो अपने विकास को तीव्र वृद्धि दे रहा है और लगातार ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता चला जा रहा है। तो ऐसी ही स्थिति में अमेरिका ने क्या किया, इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। और जिसके बाद फिर क्या हुआ कि यूरोपीय संघों के प्रयास से रूस और जापान को क्योटो प्रोटोकॉल में सम्मिलित कर उसको प्रोटोकॉल में सम्मिलित करने के लिए सहमत किया। और फिर से यह जो है फरवरी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल जो प्रभावी हो गया। क्योंकि जब कोई देश वहाँ से निकलता है तो प्रभावी ना होने के बाद वो बहुत सारे देश भी फिर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। वो कहते हैं भाई मैं क्यों सम्मिलित हूँ। अब हम बात करते हैं पेरिस समझौते की, पेरिस एग्रीमेंट की। तो यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को 1970 से ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो कि आने ही वाला है। 22 अप्रैल 2016 को भारत सहित 130 से अधिक देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली ऐतिहासिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता पर उन्होंने हस्ताक्षर कर लिए। 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास पर सहमति व्यक्त की, जितने भी देश वहां पर सम्मिलित हुए थे। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़े 55 देशों ने, जिनका वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम से कम 55% है, इस समझौते को सहमति देने के 30 दिन के बाद उन्होंने अपने देश में से प्रभावी कर दिया। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था कि जिस कन्वेंशन को आप जो सहमति दे रहे हो उसे जो है अपने देश में शीघ्र अतिशीघ्र लागू कर। नहीं तो पता चलता है कि सम्मेलन कब होता है, 2-3 साल लागू करने में ही लग जाते हैं। तो ऐसे में होता है क्या कि उसका जो प्रतिशत दर होती है वो भी बढ़ जाती है, किसकी? ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की। इस समझौते में विकासशील को भी उत्सर्जन घटाने की बात कही गई। जो विकासशील देश भी सम्मिलित हुए थे उनसे भी कहा गया कि भाई आपको भी कम करना पड़ेगा, लेकिन ये जो दर है वो आप स्वयं अपने अकॉर्डिंग, अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग निर्धारित कर लेंगे। इनके लिए तो बोल दिया गया था कि आपको जो है कितना कितना करना होगा, लेकिन जो विकसित देश थे उनके लिए निर्धारित करना पहले से ही निर्धारित वहाँ पर किया गया था कि आपको कितना कितना उत्सर्जन कम करना होगा। लेकिन जो विकासशील देश हैं उनके लिए बोल दिया गया कि आप जो है अपना स्वयं से निर्धारण करें कि जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन आप या उसका जो उत्सर्जन है वो कितना कम करना है, जिससे कि आपका विकास कार्य भी प्रभावित ना हो। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सौर मिशन के बारे में। यह जो योजना है इसका जो उद्देश्य है उत्पादन और अन्य उपयोगों के लिए सौर ऊर्जा के विकास, उसके उपयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य जीवाश्म आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर प्रतिस्पर्धात्मक उसे बनाना, इसका राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य था। इसमें एक और सौर अनुसंधान केंद्र की स्थापना, प्रौद्योगिकी विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि,
घरेलू विनिर्माण की क्षमता को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में इसकी वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य इसके माने गए। देखिए ये जो वीडियो है थोड़ा सा 35-40 मिनट का हो सकता है हो जाए, लेकिन आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है और मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि ये जो वीडियो है इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाए। और अगर एक आध और वीडियोस बनाने की आवश्यकता पड़ती तो एक दो वीडियोस और बन जाएंगे, पर मैंने पूरी कोशिश कर ली कि इस वीडियो में मैं इसे ख़त्म कर दूँ। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय हरित भारत मिशन नेशनल ग्रीन मिशन की। तो जलवायु संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC का उद्देश्य 6 मिलियन हेक्टेयर क्षीण वन भूमि का वनीकरण और भारत के 23 से 33% क्षेत्र में वन आवरण का विस्तार करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा वन होंगे उतना ज़्यादा हम प्रकृति का संरक्षण कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर बादल भी होते हैं, वहाँ पर जो है जैव विविधता भी होती है। जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट एकदम बेकार हो जाता है। अब ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जो दिल्ली मुंबई जैसे शहर ले लीजिए, वहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और वही एरिया, उतना ही एरिया किसी ग्रामीण इलाके का ले लीजिए तो वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वायु शुद्ध होती है। आपने देखा होगा कि रोड के किनारे और बीच में पौधे लगाए जाते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि वो जो है वाहनों से निकलने वाले धुएं का क्या करें, वो उस एरिया को शुद्ध करते रहें, साथ ही साथ जो फोकस पड़ता है दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी का उसको रोक लें। ये सारे काम इन्हीं पेड़ पौधों के होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समय समय पे पेड़ पौधे को लगाते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि समय समय पर कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे कि पता चलता है कि किसी संस्था ने 1 करोड़ पौधे लगाए, किसी ने 1 लाख पौधे लगाए। ये पौधे लगने के बाद जीवित कितने बचते हैं ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि या फिर बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो अपने टास्क को पूरा करने के लिए लंबे टास्क ले लेते हैं। 1 लाख पौधे लगाना, 1 करोड़ पौधे लगाना, 10 करोड़ पौधे लगाना। लेकिन बात यहाँ आती है कि उन 1 करोड़, 10 करोड़ या 1 लाख पौधों में से जीवित पौधे कितने बचते हैं जो एक वृक्ष का रूप ले पाए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की। तो NAPCC का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, फसलों के विकास, मौसम बीमा तंत्र के विस्तार व कृषि पद्धति के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूलन का समर्थन करना है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का ये उद्देश्य था। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जो एग्जाम में अक्सर पूछ ही ले जाते हैं। इसमें मैंने लगभग 28-30 जो कुछ दिवस हैं उनको मैंने लिया है। जैसे कि 4 फरवरी है, ये मैं इसको डिटेल से मैंने एक बार रीड करके आपको बता दूंगा, आप इनको याद कर लीजिएगा। 4 फरवरी है विश्व कैंसर दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 19 मार्च विश्व विकलांग दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 24 मार्च विश्व क्षय दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट 22 अप्रैल है पृथ्वी दिवस, आगे जो आएगा मैं बताऊँगा। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस इम्पोर्टेंट है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो ये आपका 12 जनवरी को है, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। 24 सितंबर की अगर हम बात करते हैं विश्व हृदय दिवस, 1 अक्टूबर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, ये इम्पोर्टेंट है।
14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, और इसके बाद आता है 14 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने कुछ आरक्षित क्षेत्र लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले टाइगर रिजर्व हो जाता है, क्रोकोडाइल रिजर्व हो जाता है। तो यहाँ पर भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, कुछ क्षेत्रों को यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया है उनकी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। सबसे पहले आता है नीलगिरी। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल क्षेत्रों में पाई जाती हैं, प्रदेशों में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, चमोली, मन्नार की घाटी तमिलनाडु, थार मरुस्थल राजस्थान, लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात, कांजीरंगा असोम, सिमलीपाल मयूरभंज उड़ीसा, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मानस असम में है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में। ये जो आपने देखा संरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं ये। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिए हैं 4 से 5। भारत के हाथी संरक्षित क्षेत्र, इम्पोर्टेंट एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया, पेरियार अभ्यारण्य केरल में है जो हाथियों के लिए रिजर्व किया गया है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, करबी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, मानस अभ्यारण्य असम में है, टीरू देवमाली क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, अन्नामलाई जो अभ्यारण्य तमिलनाडु में, और पराम्बिकुलम केरल में है। ये जो संरक्षण क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर कुछ और जीवों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे कि मान लीजिए हाथी है तो वहाँ पर घड़ियाल को भी दे दिया गया संरक्षण, लेकिन वो क्षेत्र जो है बट जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ ही किलोमीटर में होता है, वो जो है हजारों नहीं सैकड़ों किलोमीटर में फैल जाता है। पता चलता है कि 200-300 किलोमीटर के एरिया में फैल जाता है, क्योंकि जैव विविधता है। हाथी घूम रहा है, चीते घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कुछ ही छोटे छोटे कमरों में, जैसे कि हम लोगों को फ्लैट में सम्मिलित कर दिया गया, समेट के रख दिया गया, तो ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों में सम्मिलित करके या फिर समेट के नहीं रखा जाता, उनका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। घड़ियाल या मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुंडीर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, भीतरकणिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, रात केसरिया जॉर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। ये जो है 4 अभ्यारण्य मगरमच्छ के लिए, घड़ियाल के लिए संरक्षित किए गए हैं। यहाँ पर घड़ियाल और जो मगरमच्छ हैं उनको संरक्षण दिया जाता है, और उनको कोशिश की जाती है जो उनको भोजन है, क्योंकि जो भी संरक्षण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उनको भोजन की व्यवस्था भी की जाती है, और प्राकृतिक रूप से जो उनको लेना होता है वो अपना खुद भोजन कर लेते हैं, क्योंकि जब उनके लिए संरक्षित क्षेत्र है तो सारे जीव जंतु वहाँ पर होते हैं, और उनका वो अपना शिकार जो करना होता है वो अपना शिकार करते रहते हैं। बस संरक्षण का मतलब ये है कि उनकी कोई तस्करी नहीं कर पाएगा, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर कोई हानि पहुंचती है, मान लीजिए आपस में झगड़ गए और कोई पड़ा हुआ है तो उसको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना ऐसे जो रिजर्व होते हैं उनके अधिकारियों का कर्तव्य है कि उनको जो है जो चिकित्सकीय सुविधा है वो भी उपलब्ध करवाई जाए। गैंडा सुरक्षित क्षेत्र मानस अभ्यारण्य असम में बारपेटा में है, कांजीरंगा अभ्यारण्य जोरहाट असम में है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य 24 परगना पश्चिम बंगाल में है, जलदापारा अभ्यारण्य जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर आपने देखा कि असम में ये जो है 2 जगह है, पश्चिम बंगाल में 2 जगह है। तो ये जो सुंदरबन का हो या जलदापारा का अभ्यारण्य हो, ये पश्चिम बंगाल में तो है, लेकिन इनके एरिया अलग अलग है। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारे ऐसे तथ्यों के बारे में सम्मिलित की, बहुत सारी संधियों के बारे में बात की, बहुत सारे समझौतों के बारे में बात की जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।